नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कॉम्पिटिटिव साइंस बाय सतवीर सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी के लिए ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप कोरोना महामारी के इस दौर में जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ हैं और आगे भी मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही साथ मित्रों, आपके अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मित्रों, इस कोरोना महामारी के दौर में सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि खुद को कोरोना से कैसे बचाएं और साथ ही साथ हम अपने परिवार को कैसे बचाएं। तो मित्रों, घर से अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि बिना किसी कारणवश घर से बाहर न निकलें। मित्रों, मास्क का बाहर जाते समय ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और मित्रों, सैनिटाइज करके हाथों को धोएं। तो कुछ बचाव ही इसके क्या है साथियों, हम कर सकते हैं। तो मित्रों, अब अपन बात करते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म की। तो मित्रों, सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था बायोलॉजी का। उसके बाद में हमने टॉपिक शुरू किया था कोशिका, जिसको हमने अच्छी प्रकार से कंप्लीट किया था। उसके बाद मित्रों हम पढ़ रहे थे संतुलित आहार यानी पौष्टिक आहार के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। उसको भी हमने भली भांति पूर्ण रूप से पढ़ लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है साथियों पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे आज हम? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र पढ़ेंगे। मित्रों, पाचन तंत्र पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके मेरे पास शेयर जरूर करना। जो भी कुछ कमी आपको कंटेंट के अंदर या फिर वीडियो क्वालिटी के अंदर नज़र आए तो उसको कमेंट के जरिए मेरे पास भेजने की आप कृपा करें। हो सकता है मैं उस कमी को आगे आने वाले वीडियो के अंदर दूर कर दूं। तो मित्रों, चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक पाचन तंत्र। मित्रों, क्या होता है कि कोई भी गाड़ी होती है, जैसे बाइक है, स्कूटर है, या फिर अपन ये कह सकते हैं बस है, ट्रक है या फिर ट्रेन है। इसको निरंतर वर्क करने के लिए ऑयल, पेट्रोल या फिर डीजल की आवश्यकता होती है, ताकि उस पेट्रोल, ऑयल या डीजल से इसके जो कलपुर्जे हैं वो आसानी से वर्क कर सकें। इसी प्रकार हमारा जो शरीर होता है उसको निरंतर कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है मित्रों? संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? संतुलित भोजन या फिर अपन कह सकते हैं संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। इतना हमने पढ़ा कि संतुलित आहार क्या होता है। ऐसा भोजन जिसके अंदर क्या पाए जाए मित्रों? पोषक तत्व पाए जाएं। क्या पाए जाएं? पोषक तत्व पाए जाएं। और ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? हमने पोषक तत्व पढ़ा था संतुलित आहार के अंदर। तो कौन कौन से होते हैं प्यारे साथियों? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, विटामिन्स और मित्रों कुछ रेशेदार भोजन होते हैं, रेशेदार भोज्य पदार्थ। ये सब मिलकर के एक संतुलित आहार का निर्माण करते हैं। या अपन ये कह सकते हैं कि ऐसा भोजन जिसके अंदर ये सभी प्रकार के क्या पाए जाएं? पोषक तत्व पाए जाएं, वो क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। ये सब हमने संतुलित आहार वाला जो चैप्टर था उसके अंदर पढ़ा। अब हमें क्या याद रखना है
कि ये जो पोषक तत्व होते हैं ये क्या होते हैं मित्रों, अपनी जटिल अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था के अंदर पाए जाते हैं? जटिल अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। इतना याद रखना है। अब इस जटिल अवस्था को हमारा जो शरीर होता है वो ग्रहण नहीं कर पाता है। मूल रूप में इस जटिल अवस्था को हमारा शरीर ग्रहण नहीं कर पाता। तो मित्रों, इस जटिल अवस्था को हमारी जो आहार नाल होती है, आहार नाल या अपन इसे भोजन नाल कह सकते हैं, भोजन नाल, या मित्रों इसे कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल, भोजन नाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये जो जटिल अवस्था होती है इसको सरलीकृत करके किस में बदला जाता है प्यारे साथियों? घुलनशील अवस्था के अंदर बदला जाता है। किसके अंदर बदला जाता है? घुलनशील अवस्था के अंदर बदला जाता है। इस घुलनशील अवस्था को हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो लसिका तंत्र होता है या फिर रक्त जो होता है, ये रक्त ग्रहण करता है। इनके द्वारा इस घुलनशील अवस्था को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। मित्रों, क्या याद रखना है हमें कि ये जो पोषक तत्व होते हैं, ये पोषक तत्व अपनी जटिल अवस्था के अंदर पाए जाते हैं और इस जटिल अवस्था को हमारा जो शरीर है वो मूल रूप से ग्रहण नहीं कर पाता। तो क्या होता है कि आहार नाल के अंदर या फिर भोजन नाल या एलिमेंट्री कैनाल जिसे कहते हैं, उसके अंदर इस जटिल अवस्था को सरलीकृत करके घुलनशील अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। मित्रों, इस घुलनशील अवस्था को हमारा जो ब्लड होता है यानी जो रक्त होता है या फिर जो लसिका तंत्र होता है उसके द्वारा इसको ग्रहण करके शरीर के विभिन्न भागों तक, विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। कहां पहुंचाया जाता है? शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। याद रखना है, ये जो आहार नाल होती है इसके अंदर इन खाद्य पदार्थों की या फिर अपन कह सकते हैं भोज्य पदार्थों की, खाद्य पदार्थों की या फिर भोज्य पदार्थों की यांत्रिक व रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है और इस यांत्रिक और रासायनिक अभिक्रिया को ही साथियों क्या कहा जाता है? इस यांत्रिक या रासायनिक, यांत्रिक व रासायनिक अभिक्रिया को ही पाचन क्रिया कहा जाता है। अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है? पाचन क्रिया कहा जाता है। यहां तक सभी को समझ में आया होगा। एक बार ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना मित्रों, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखना। मित्रों, क्या है कि ये जो खाद्य पदार्थ थे, इन खाद्य पदार्थों की या फिर अपन ये कह सकते हैं भोज्य पदार्थों की हमारी जो आहार नाल होती है, उस आहार नाल के अंदर यांत्रिक व रासायनिक अभिक्रिया होती है। उस यांत्रिक व रासायनिक अभिक्रिया को ही साथियों क्या कहा जाता है? पाचन क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाचन क्रिया कहा जाता है। मित्रों, ये जो पाचन क्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर एक विशिष्ट तंत्र के द्वारा संपन्न करवाई जाती है। इस विशिष्ट तंत्र को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, दोबारा से देखिएगा। क्या होता है कि हमारा जो शरीर होता है
उसको निरंतर वर्क करने के लिए, कार्य करने के लिए संतुलित भोजन या फिर आहार की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या होती है? संतुलित भोजन या फिर आहार की क्या होती है, आवश्यकता होती है। मित्रों, ये जो संतुलित भोजन जो होता है इसके अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, जल है, विभिन्न प्रकार के विटामिन है और रेशेदार भोज्य पदार्थ हैं, जो किसके अंदर पाए जाते हैं, एक संतुलित आहार के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद हमें याद रखना है कि ये जो पोषक तत्व होते हैं ये अपनी जटिल अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। किस अवस्था के अंदर पाए जाते हैं? इस जटिल अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। और इस जटिल अवस्था को हमारा जो शरीर होता है वो प्यारे साथियों ग्रहण नहीं कर पाता। इस जटिल अवस्था को हमारा शरीर जो है वो ग्रहण नहीं कर पाता। तो क्या होता है कि इस जटिल अवस्था को हमारी जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसके अंदर सरलीकृत करके क्या किया जाता है प्यारे साथियों, घुलनशील अवस्था के अंदर परिवर्तित किया जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आया है। एक बार ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट लिखें। मित्रों, इसके बाद में ये जो वीडियो है वो हर एक स्टूडेंट के पास में पहुंचाने का आपका कर्तव्य बनता है और ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का कार्य भी करें। मित्रों, अब हम देखते हैं कि ये जो घुलनशील अवस्था होती है, इस घुलनशील अवस्था को हमारा जो ब्लड होता है या फिर जो लसिका तंत्र होता है उसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। प्यारे साथियों, ये जो खाद्य पदार्थों की या फिर अपन कह सकते हैं भोज्य पदार्थों की आहार नाल के अंदर जो यांत्रिक और रासायनिक अभिक्रिया होती है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, पाचन क्रिया कहा जाता है। और मित्रों, ये जो पाचन क्रिया होती है ये हमारे शरीर के अंदर एक विशिष्ट तंत्र के द्वारा संपन्न करवाई जाती है और उस विशिष्ट तंत्र को क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र कहा जाता है। तो मित्रों, यहां तक सबको समझ में आया है। अब मैं रफ कर रहा हूं, एक बार प्लीज कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों देखिए, अब अपन चलते हैं कि पाचन की जो क्रिया होती है उसके विभिन्न चरण पाए जाते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं, एक एक का अपन अध्ययन करते हैं। तो मित्रों, पाचन की जो क्रिया होती है उसके प्रमुख चरण होते हैं, देखते हैं। पाचन क्रिया के प्रमुख चरण, पाचन क्रिया के प्रमुख चरण। पाचन क्रिया के प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो चरण आता है वो आता है साथियों, कौन सा? अंतःग्रहण। कौन सा आता है? अंतःग्रहण। मित्रों, अंतःग्रहण के बारे में सब जानते होंगे। नॉर्मल सी बात है कि हमारा जो मुंह होता है, जिसे अपन मुख कहते हैं, मुंह या मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? अंतःग्रहण कहलाती है। तो मित्रों, क्या होता है? मुंह या मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतःग्रहण कहलाती है। उसके बाद दूसरा जो चरण आता है वो आता है पाचन। पाचन को अपन साधारण भाषा में यूं भी कह सकते हैं कि भोजन के जो जटिल अणु होते हैं, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया है, तोड़ने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। और इस प्रक्रिया के दौरान शरीर के अंदर क्या होती है?
रासायनिक और क्या होती है साथियों, यांत्रिक अभिक्रिया होती है। तीसरा जो चरण आता है वो आता है अवशोषण। क्या आता है? अवशोषण आता है। अवशोषण का अर्थ क्या होता है कि जो भी पाचित भोजन होता है, पाचित जो भोजन होता है, उस पाचित भोजन को रुधिर या फिर लसिका द्वारा अवशोषित करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। और मित्रों, चौथा जो चरण होता है वो क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण का अर्थ होता है कि अवशोषित भोजन जो होता है, अवशोषित भोजन को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक, शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म में घुलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है। अंतिम जो चरण आता है वो होता है कौन सा साथियों? मल त्याग। कौन सा होता है? मल त्याग। मित्रों, स्वांगीकरण के पश्चात कुछ ठोस अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, जिस ठोस अपशिष्ट पदार्थ की हमारे शरीर को अब क्या नहीं हो सकती? आवश्यकता नहीं होती है, और उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? मल त्याग कहा जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, मैं रिपीट करता हूं। अंतःकरण क्या होता है कि मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है वो अंतःकरण कहलाती है। दूसरा जो चरण आता है हमारा वो आता है पाचन। और पाचन क्या होता है कि मित्रों, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो पाचन कहलाती है। इसके बाद तीसरा जो चरण आता है वो होता है अवशोषण। अवशोषण का अर्थ क्या होता है कि जो भी पचित भोजन था, उस पचित भोजन को हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो रुधिर होता है, या फिर अपन कह सकते हैं रुधिर के अलावा जो लसिका तंत्र होता है, उस लसिका तंत्र ने या फिर रुधिर ने उस पाचित भोजन को किस प्रकार से अवशोषित किया है, और अवशोषित करने के दौरान या फिर अवशोषित करने के बाद में उस भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक किस प्रकार से पहुंचाया है, यह क्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। इसके बाद में स्वांगीकरण आता है, यानी अवशोषित भोजन को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिया गया है। अब कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ये जो अवशोषित भोजन होता है ये उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर जाकर के क्या हो जाता है साथियों? घुल जाता है। और मित्रों, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? स्वांगीकरण कहा जाता है। मल त्याग होता है कि ये जो स्वांगीकृत भोजन होता है, इस भोजन में कुछ ठोस अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं। उस अपशिष्ट पदार्थों को हमारा शरीर क्या करता है साथियों? जरूरत नहीं होती है, यानी हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद साथियों इस ठोस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और इस क्रिया को कहा जाता है मल त्याग। मित्रों, यहां तक सबको समझ में आया है तो एक बार ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दें, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आप यदि इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो आपको इतना अच्छा कंटेंट बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का प्रस्तुत किया जाएगा आपके सामने कि मित्रों आपको किसी भी प्रैक्टिस सेट के अलावा थ्योरी की गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इतनी अच्छी मतलब आपको यहाँ पर थ्योरी पढ़ाई जाएगी
तो अब अपन बात करते हैं आगे। एक बार जरूर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। मित्रों, अब अपन बात करते हैं कि ये जो पाचन की प्रक्रिया है, या अपन ये कह सकते हैं हमारा जो पाचन तंत्र है, उसको अध्ययन की सुविधा की आधार पर, अध्ययन की सरलता के आधार पर इस पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। हमारा जो पाचन तंत्र होता है, इस पाचन तंत्र को अध्ययन की सरलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अपन पढ़ते हैं कि अध्ययन की सरलता के आधार पर, अध्ययन की सरलता के आधार पर, सरलता के आधार पर पाचन तंत्र को, पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग आता है वो आता है आहार नाल, और दूसरा जो भाग आता है वो आता है पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां। मित्रों, आहार नाल के अंतर्गत अपन आहार नाल के कुछ भाग पढ़ेंगे, तो पाचक ग्रंथियां भी हम अलग से पढ़ेंगे। क्या होता है, आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं? आहार नाल के अंतर्गत सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं मुख गुहा को। किसको पढ़ने वाले हैं? मुख गुहा को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं ग्रसनी। उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं ग्रसिका। उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं आमाशय। आमाशय के बाद में अपन पढ़ने वाले हैं छोटी आंत। छोटी आंत के बाद में अपन पढ़ने वाले हैं बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद में अपन पढ़ने वाले हैं मलाशय। यही हमारा भोजन का क्रम होता है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आहार नाल। आहार नाल के अंतर हम पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका सबसे पहला पार्ट मुख गुहा। मुख गुहा के बाद में अपन पढ़ेंगे ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में अपन पढ़ेंगे ग्रसिका। ग्रसिका के बाद में अपन पढ़ेंगे आमाशय। आमाशय के बाद में अपन पढ़ेंगे छोटी आंत। छोटी आंत के बाद में अपन पढ़ेंगे बड़ी आंत, और अंत में अपन पढ़ेंगे मलाशय। ये तो हो जाएगा हमारी आहार नाल का भाग। उसके बाद में अपन पाचक ग्रंथियां पढ़ेंगे। पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, ब्रूनर ग्रंथियां, और उसके बाद में साथियों यकृत। यकृत के बाद में अपन पढ़ेंगे अग्नाशय। ये सब किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? अपन पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत पढ़ेंगे। मूल रूप से अपन पढ़ेंगे लार ग्रंथियों को, यकृत और अग्नाशय को। ठीक है मित्रों, तो ये सब कुछ हमें पढ़ना है पाचन तंत्र के अंतर्गत। उसके बाद में अपन कुछ पाचन तंत्र से संबंधित रोग के बारे में अपन पढ़ेंगे। मित्रों, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले आहार नाल की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले अपन आहार नाल की बात करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले आहार नाल। आहार नाल क्या होती है? आहार नाल क्या होती है? देखिए, यह सबको पता है कि जो पाचन की प्रक्रिया है वो कहां से शुरू हो जाती है? मुख से, यानी मुंह से शुरू हो जाती है। पाचन की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? मुंह से शुरू होती है। और मित्रों, कहां संपन्न होती है? गुदा में संपन्न होती है। यह सबको पता है।
मुंह से लेकर के इस गुदा तक एक नलिकाकार संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक नलिकाकार संरचना पाई जाती है। इस नलिकाकार संरचना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों? आहार नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है। यहां तक सबको समझ में आया है। अब बात आती है, एग्जाम में पूछा जाता है इस आहार नाल की लंबाई क्या होती है। तो मित्रों इसकी जो लंबाई होती है आहार नाल की वो 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, यानी लगभग बात करें अपन तो 30 से 32, चलो बात करते हैं अपन, लगभग 30 फीट होती है। कितनी होती है? लगभग 30 फीट होती है। यहां पर याद रखने वाली बात है कि इसकी जो लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर होती है, यानी लगभग जो इसकी लंबाई होती है वो फीट में यदि अपन बात करें तो 30 फीट में होती है। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के तो कक्षा जो 7th की बुक है, कक्षा 7th की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें इसकी जो लंबाई दिखा रखी है वो 9 मीटर दिखा रखी है। कितनी दिखा रखी है? 9 मीटर दिखा रखी है। कितनी बता रखी है? 9 मीटर बता रखी है। और यदि अपन बात करें अकॉर्डिंग टू राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब आरबीएससी की जो बुक है कक्षा 10th की, उसके अंदर इसे कक्षा 10 की जो बुक है उसके अंदर इसे 8 से 10 मीटर बताया गया है। कितना बताया गया है? 8 से 10 मीटर बताया गया है। कोई बात नहीं है, 9 मीटर है तो भी 8 से 10 मीटर की जगह आ गई बात तो, यानी 8 और 10 के बीच का जो वैल्यू है वो कौन सी है? 9 मीटर है। हमें याद रखना है 8 से 10 मीटर और 9 मीटर, ये तीनों वैल्यू हमें याद रखनी है। लेकिन कहीं कहीं किसी गाइड के अंदर दे रखा है 10 से 12 मीटर, कुछ कोचिंग वाले भी पढ़ाते हैं 10 से 12 मीटर, इसको हमें याद नहीं रखना है, ये गलत है। हमें मानना क्या है? 8, 9 और 10 मानना है। याद रखना एग्जाम में यदि ऑप्शन में 8 हो तो हमें 8 करना है, यदि 10 हो तो हमें 10 करना है, यदि 9 हो तो हमें 9 करना है। ये तीनों जो वैल्यू है वो एक साथ कभी नहीं देगा तो या तो 8 से 10 मीटर हमें लिखा हुआ मिलेगा या तीनों में से कोई एक वैल्यू हमें लिखी हुई मिलेगी जो हमारा आंसर होगा। तो मित्रों अपन बात करते हैं आहार नाल की। तो जो आहार नाल होती है वो क्या होती है कि भोजन का जो पाचन है वो कहां से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है। और कहां पर समाप्त होता है? गुदा में समाप्त होता है। कहां पर समाप्त होता है? गुदा में समाप्त होता है। मुंह से लेकर के गुदा तक एक नलिकाकार संरचना पाई जाती है और इस नलिकाकार संरचना को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? आहार नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है। या अपन ये कह सकते हैं इसको क्या कहा जाता है? भोजन नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोजन नाल या फिर एलिमेंट्री केनाल कहा जाता है। इसकी जो सामान्य लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है, लगभग 30 फीट मानी गई है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कक्षा 7 की जो बुक है उसके अंदर 9 मीटर इसकी लंबाई बताई गई है, हमें 9 मीटर जरूर मानना है। अकॉर्डिंग टू राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है कक्षा 10 की, उसमें 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई बताई गई है, हमें यह भी वैल्यू याद रखनी है। 8, 10 और 9 ये तीनों वैल्यू हमें याद रखनी है। कुछ कोचिंग्स हैं या कुछ बुक्स हैं जो हमें 10 से 12 मीटर इसकी लंबाई पढ़ाते हैं, ये हमें नहीं मानना है। हमें ऑथेंटिक जो बुक है एनसीईआरटी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसके आधार पर हमें चलना है। अब कई बार क्या होता है कि साधारण सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से आहार नाल बड़ी होती है, शाकाहारी जीवों की या फिर मांसाहारी जीवों की? तो मित्रों हमें याद रखना है शाकाहारी जीवों की जो आहार नाल होती है ये बड़ी होती है, वह इसकी जो गुहा होती है वो छोटी होती है। क्या होती है? गुहा छोटी होती है। मित्रों मांसाहारी जो होते हैं, मांसाहारी की जो आहार नाल होती है वो छोटी होती है और इसकी जो गुहा होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद देखिए शाकाहारी जो जीव होते हैं वो साथियों खाते हैं घास या फिर पेड़ पौधे खाते हैं, यानी हरे पादपों को खाते हैं, हरी घास फूस खाते हैं। तो मित्रों इतना हम सबको पता है
कि जो हरे पादप होते हैं या फिर जो हरी घास होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है? सेल्यूलोज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल्यूलोज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल्यूलोज पाई जाती है। इस सेल्यूलोज का जो पाचन है वो मित्रों आसानी से नहीं हो पाता है, बहुत ही जटिल यानी हार्ड रूप से सेल्यूलोज है वो शरीर के अंदर पचती है। तो जब ये इसका पाचन आसानी से नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर इसका जो आहार नाल का क्षेत्रफल होता है वो एरिया क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो मित्रों जो शाकाहारी जीव होते हैं इनकी आहार नाल क्या होती है? बड़ी होती है। और मांसाहारी जीव जो होते हैं वो क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं, मांस खाते हैं। मांस के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसलिए प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आसानी से हो जाता है। हमें इस बात को याद रखना है। और अपन बात करें तो जो प्रोटीन होता है वो शरीर के अंदर आसानी से पच जाता है, जिसके कारण इसकी जो मांसाहारी जीवों की जो आहार नाल होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। लेकिन इनकी जो गुहा होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। मित्रों अपन बात करते हैं आगे। आहार नाल हमने पढ़ा, अब कुछ आहार नाल के प्रमुख भाग आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो भाग होता है वो आता है साथियों मुख गुहा। क्या आता है? मुख गुहा को अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा भाग है वो है मुख गुहा। इसका जो सबसे पहला भाग आता है वो आता है मुख गुहा, जिसे बक्कल केविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बक्कल केविटी कहा जाता है। मुख गुहा या फिर बक्कल केविटी। मुख गुहा क्या होती है कि हमारा जो मुंहा होता है, हमारा जो मुंहा होता है वो दोनों जबड़ों के बीच में स्थित एक अनुप्रस्थ दरार होती है। यानी दोनों जो जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा और नीचे का जो जबड़ा होता है, उसके बीच में जो दरार पाई जाती है, उस दरार रूपी जो गुहा होती है उसको क्या कहा जाता है? मुख गुहा कहा जाता है। यानी मुंह जो होता है दोनों जबड़ों के बीच में स्थित, दोनों जबड़ों के बीच स्थित अनुप्रस्थ दरार युक्त गुहा में खुलता है। गुहा में खुलता है। इस गुहा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मुख गुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख गुहा कहा जाता है। मित्रों हमारा जो मुंह होता है वो दोनों जबड़ों में के बीच में स्थित एक अनुप्रस्थ दरार युक्त एक गुहा के अंदर खुलता है और उस गुहा को क्या कहा जाता है? मुख गुहा कहा जाता है। बक्कल केविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बक्कल केविटी कहा जाता है। मित्रों मुख गुहा का जो ऊपरी भाग होता है, इसका जो ऊपरी भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? तालू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तालू कहा जाता है। इसके बाद में याद रखना मुख गुहा के अंदर मित्रों पाचन शुरू हो जाता है। भोजन का जो पाचन होता है वो मुख गुहा से शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन कहां से शुरू हो जाता है? मुख गुहा से शुरू हो जाता है। भोजन का जो पाचन है वो मुख गुहा से शुरू हो जाता है। इसके बाद में हमें क्या याद रखना है? इसके बाद में हमें याद रखना है कि यहां पर 30% लगभग कितने परसेंट? लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। किसका पाचन हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां हो जाता है? मुख गुहा के अंदर हो जाता है। मुख गुहा जो होती है उसमें हमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिलती है। कौन कौन सी अभिक्रिया? एक तो होती है यांत्रिक अभिक्रिया और एक होती है साथियों कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। मित्रों यांत्रिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं हमें मुख गुहा के अंदर देखने को मिलती है। यांत्रिक अभिक्रिया जो होती है
इस यांत्रिक अभिक्रिया के दौरान में हमारे जो दांत होते हैं, इन दांतों द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ा जाता है, पीसा जाता है। ये क्रिया साथियों कौन सी क्रिया होती है? यांत्रिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? यांत्रिक क्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हमारी जो लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियों द्वारा क्या छोड़ा जाता है साथियों? लार स्रावित की जाती है और इस लार को जीवा के द्वारा यानी जीभ के द्वारा किस में मिलाया जाता है? भोजन में मिलाया जाता है। किस में मिलाया जाता है? भोजन में मिलाया जाता है। मित्रों, हमारा जो मुंह होता है, उस मुंह के अंदर भोजन की यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रकार की क्रियाएं हमें देखने को मिलती है। यांत्रिक क्रिया के दौरान में क्या होता है कि दांत जो होते हैं, ये दांत जो होते हैं ये भोजन को छोटे छोटे कणों के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ने या फिर पीसने का काम करते हैं। इसके बाद में यदि अपन बात करें रासायनिक अभिक्रिया की, तो मित्रों मुंह के अंदर यानी मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती है और उन लार ग्रंथियों के द्वारा लार स्त्राव करके जीवा के द्वारा उस लार को भोजन के अंदर मिलाया जाता है और भोजन की एक लुगदी तैयार की जाती है। मित्रों, जब इस लार को भोजन के अंदर मिला दिया जाता है तो लार युक्त जो भोजन है वो मुख गुहा के अंदर क्या कहलाता है साथियों? बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। ये बात हमें याद रखनी है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्या याद रखना है हमें? हमें इस बात को याद रखनी है कि जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो लार ग्रंथियां होती है, उस लार ग्रंथियों के द्वारा लार स्रावित की जाती है और जीवा की सहायता से उस लार को किस में मिला दिया जाता है? भोजन के अंदर मिला दिया जाता है। लार युक्त जो भोजन होता है, जो मुख गुहा के अंदर भोजन होता है साथियों, उस भोजन को क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। यहां तक सबको समझ में आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में अपन चलते हैं। मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। यदि आपको किसी भी प्रकार की कंटेंट में कमी महसूस हो रही है या कमी नजर आ रही है तो उस कमी को मैं अगली वीडियो के अंदर दूर करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। मित्रों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे अपन चलते हैं कि ये जो मुख गुहा जो होती है इसके भी कुछ भाग होते हैं। तो मुख गुहा के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं उसका अपन अध्ययन करेंगे एक एक करके। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले मुख गुहा में पाए जाने वाले मुख गुहा के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। मित्रों, मुख गुहा के अंदर क्या पाया जाता है? सबसे पहला जो भाग पाया जाता है इसका वो होता है साथियों दांत। क्या होता है? दांत। दूसरा जो प्रकार होता है मित्रों वो आ जाता है जीभ। क्या आ जाती है? जीभ। और तीसरा जो इसका भाग आता है वो आ जाता है साथियों लार ग्रंथियां, जिसको अपन पढ़ेंगे किसमें? ग्रंथियों वाला जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। पाचक ग्रंथियां जो होती है उसके अंदर इसको पढ़ेंगे। यहां पर सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं दांतों का। किसका अध्ययन करते हैं? दांतों का अध्ययन करते हैं। तो मित्रों सबसे पहले देखते हैं अपन दांत। किसको देखते हैं अपन? दांत देखते हैं। हेडिंग लगा ले लीजिएगा अपना, दांत, जिसे अपन कहते हैं टीथ। क्या कहा जाता है? टीथ कहा जाता है। मित्रों, दांत क्या होते हैं? देखिए, दांत क्या होता है कि हमारा जो मुंह होता है, इस मुंह के अंदर दो जबड़े पाए जाते हैं। कितने जबड़े पाए जाते हैं? दो जबड़े पाए जाते हैं। मुंह के अंदर दो जबड़े पाए जाते हैं। पहला जो जबड़ा होता है यानी इसे कहा जाता है ऊपरी जबड़ा। क्या कहा जाता है? ऊपरी जबड़ा। और ऊपरी जो जबड़ा होता है इसको कहा जाता है मैक्सिलरी टीथ। क्या कहा जाता है? मैक्सिलरी, मैक्सिलरी जो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक्सिलरी जो कहा जाता है। मैक्सिलरी जो कहा जाता है। मित्रों, दूसरा जो जबड़ा होता है यानी निचला जो जबड़ा होता है, निचला जबड़ा, इस निचले जबड़े को कहा जाता है मैंडिबुलर। क्या कहा जाता है? मैंडिबुलर जो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंडिबुलर जो कहा जाता है।
अपन बात करते हैं ऊपरी जबड़े की, तो ऊपरी जबड़ा जो होता है यानी मैक्सिलरी जो कहलाता है, और इस जबड़े में स्थित दांतों को क्या कहा जाता है? मैक्सिलरी टीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक्सिलरी टीथ कहा जाता है। निचला जो जबड़ा होता है इसे मैंडिबुलर जो कहा जाता है, यानी इस जबड़े में स्थित जो दांत होते हैं वो मैंडिबुलर दांत कहलाते हैं, यानी मैंडिबुलर टीथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैंडिबुलर टीथ कहलाते हैं। यहां तक सबको समझ में आया है कि दांत जो होते हैं वो दो जबड़ों में स्थित होते हैं, यानी दोनों जो जबड़े होते हैं उनमें दांतों की एक एक पंक्ति पाई जाती है। ऊपरी जबड़ा जो होता है इसे मैक्सिलरी जो कहा जाता है। मैक्सिलरी जो के अंदर जो दांत स्थित होते हैं इसे मैक्सिलरी टीथ कहा जाता है। मित्रों, निचला जो जबड़ा होता है इसे मैंडिबुलर जो कहा जाता है। इस मैंडिबुलर जो के अंदर जो दांत स्थित होते हैं इसे मैंडिबुलर टीथ कहा जाता है। ऊपरी जबड़े के अंदर कुल दांतों की संख्या होती है प्यारे साथियों कितनी? वयस्क अवस्था में 16 होती है। नीचे वाला जो जबड़ा होता है इसमें भी जो कुल दांत होते हैं वो कितने होते हैं? वयस्क अवस्था में 16 होते हैं। यानी ये 16 और 16 कुल कितने दांत होते हैं? वयस्क अवस्था में 32 दांत होते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया है, ये 32 दांत होते हैं। इसके बारे में देखिएगा, अपन बात करते हैं कि जो मनुष्य के दांत होते हैं उसकी कुछ विशेषताएं होती है। कौन कौन सी विशेषताएं होती है देखते हैं अपन। मनुष्य के जो दांत होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती है, और वो विशेषताएं कौन कौन सी होती है अपन देखते हैं। मित्रों, अपन बात करते हैं सबसे पहले दांतों की। तो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो गर्त में दसे हुए पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें गर्तदंती कहा जाता है। यानी मनुष्य के जो दांत होते हैं वो गर्तदंती होते हैं। कौन से दांत कहलाते हैं? गर्तदंती दांत कहलाते हैं। यानी ये जो दांत होते हैं ये कहाँ दसे हुए पाए जाते हैं? जबड़ों में दसे हुए पाए जाते हैं। जबड़ों में दसे हुए पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें गर्तदंती दांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्तदंती दांत कहा जाता है। मनुष्य के जो दांत होते हैं वो गर्तदंती व्यवस्था के अंदर पाए जाते हैं मित्रों, यानी इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? थिकोडोंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थिकोडोंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थिकोडोंट कहा जाता है। मनुष्य के दांतों की जो व्यवस्था होती है वो गर्तदंती व्यवस्था होती है, यानी थिकोडोंट रूप की जो व्यवस्था पाई जाती है। गर्तदंती किसे कहा जाता है? जबड़ों के अंदर दसे हुए जो दांत होते हैं उन्हें गर्तदंती कहा जाता है। मनुष्य के जो दांत होते हैं वो द्विबारदंती होते हैं। कौन से होते हैं? द्विबारदंती, यानी जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। कितने बार दांत आते हैं? 2 बार दांत आते हैं। और द्विबारदंती जो दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं मित्रों? डाइफिकोडोंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डाइफिकोडोंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डाइफिकोडोंट कहलाते हैं। मित्रों, मनुष्य के दांत द्विबारदंती होते हैं, यानी पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। 2 बार दांत आते हैं मित्रों, इसका मतलब ये हुआ, एक तो आते हैं कब? एक तो आते हैं वयस्क अवस्था में, यानी इनकी जो संख्या होती है कुल 32 होती है। ये स्थायी दांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्थायी दांत कहलाते हैं। एक आते हैं मित्रों बचपन अवस्था के अंदर, यानी बचपन के अंदर जो दांत आते हैं ये होते हैं 20 दांत। इन्हें दूध के दांत भी कहा जाता है। दूध के दांत भी कहा जाता है, यानी ये अस्थायी दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं? अस्थायी दांत होते हैं, यानी इसे कहा जाता है मिल्क ऑफ टीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ टीथ कहा जाता है। मित्रों, यदि अपन बात करें कि जो दांत होते हैं वो दांत द्विबारदंती होते हैं मनुष्य के अंदर, यानी डाइफिकोडोंट होते हैं। पूरे जीवन काल के अंदर 2 बार दांत आते हैं। मित्रों, बचपन के अंदर जो दांत आते हैं वो 20 होते हैं, यानी इन्हें दूध के दांत या फिर अस्थायी दांत कहा जाता है। और मित्रों, ये जो दांत होते हैं ये 8 वर्ष की उम्र के बाद झड़ जाते हैं। 8 वर्ष की उम्र के बाद क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। मित्रों, ये झड़ जाते हैं, इसलिए इसे अस्थायी दांत कहा जाता है। इन अस्थायी दांतों के झड़ने के बाद में मित्रों परमानेंट दांत आते हैं वयस्क अवस्था के अंदर, और इन दांतों की जो संख्या होती है, स्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 32 होती है। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आया है। एक बार आप सब लोग इसका क्या कर लें कि स्क्रीनशॉट ले लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मित्रों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे अपन देखते हैं कि ये जो दांत होते हैं
हमने देखा गर्तदंती होते हैं, यानी जबड़ों के अंदर, मसूड़ों के अंदर दसे हुए पाए जाते हैं। हमने देखा द्विबारदंती होते हैं, यानी जीवन काल के अंदर 2 बार दांत आते हैं। एक आता है बचपनावस्था के अंदर, जिनकी संख्या होती है 20। 8 वर्ष की उम्र के बाद में झड़ना क्या हो जाते हैं, शुरू कर देते हैं। 8 वर्ष की उम्र के बाद में झड़ जाते हैं। और मित्रों, इन्हें अस्थायी दांत या फिर मिल्क ऑफ टीथ यानी दूध के दांत कहा जाता है। इन्हें झड़ने वाले दांत भी कहा जाता है। मित्रों, इनकी जो संख्या होती है 20 होती है। इसके बाद में स्थायी दांत आते हैं, जिनकी संख्या होती है 32 और वयस्क अवस्था के अंदर आते हैं, जिन्हें परमानेंट टीथ भी कहा जाता है। मित्रों, इसके बाद में मनुष्य के जो दांत होते हैं वो विषम दंती होते हैं। कौन से दांत होते हैं, विषम दंती होते हैं। कैसे दांत होते हैं, विषम दंती होते हैं, यानी हेटेरोडोंट होते हैं। कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं। कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं। अब अपन बात करें कि ये जो दांत होते हैं, ये कार्य और संरचना के आधार पर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कार्य और संरचना के आधार पर, कार्य और संरचना के आधार पर, कार्य और संरचना के आधार पर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला जो प्रकार होता है इनका, पहला जो प्रकार होता है इनका, वो कौन सा होता है? सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है इंसाइजर। कौन सा होता है? इंसाइजर होता है, यानी इन्हें कहा जाता है कृंतक दंत। क्या कहा जाता है? कृंतक दंत। एक बार मैं ऊपर वाला भी साफ कर देता हूं ताकि अपन पूरे बोर्ड पर इसको पढ़ सकेंगे। मित्रों, कार्य और संरचना के आधार पर जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कार्य और संरचना के आधार पर जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार आता है इसका, वो कौन सा आता है? इंसाइजर आता है। कौन सा आता है? इंसाइजर दांत आता है, यानी इसे कहा जाता है कृंतक दंत कहा जाता है। कौन से दांत कहा जाता है? कृंतक दंत कहा जाता है। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। अपन बात करते हैं इस कृंतक दंत की, यानी कृंतक जो दंत होते हैं इनकी जो कुल संख्या होती है मित्रों, कितनी होती है? कुल संख्या इनकी कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है प्यारे साथियों? 8 होती है। यानी ऊपरी जो जबड़ा होता है उसके अंदर 2+2 के रूप में पाए जाते हैं, यानी 2 एक साइड होते हैं और 2 एक साइड होते हैं। निचला जो जबड़ा होता है उसके अंदर भी मित्रों ये 2+2 के रूप में पाए जाते हैं, यानी 2 एक साइड होते हैं और 2 एक साइड होते हैं। 4 और 4 कुल मिलाकर के इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं मित्रों इंसाइजर दांतों की। तो जबड़े में सबसे आगे जो दांत होते हैं, सबसे आगे के जो दांत होते हैं, सबसे आगे के जो दांत होते हैं वो कौन से दांत कहलाते हैं? इंसाइजर दांत कहलाते हैं। मित्रों, ये दांत कैसे होते हैं? धारदार युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? धारदार युक्त तथा चपटे दांत होते हैं। धारदार युक्त चपटे दांत होते हैं। इतना हमें याद रखना है। हमें क्या याद रखना है? हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि संरचना और कार्य के आधार पर जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं इंसाइजर दांत या फिर कृंतक दांत, यानी इनकी जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है प्यारे साथियों? 8 होती है। मित्रों, कितनी होती है इनकी कुल संख्या? 8 होती है। ऊपरी जबड़े के अंदर इनका जो सेट पाया जाता है वो 2+2 के रूप में पाया जाता है, यानी एक साइड 2 होते हैं, दूसरी साइड भी 2 होते हैं। कुल जो संख्या होती है इनकी ऊपरी जबड़े के अंदर 4 होती है। निचला जो जबड़ा होता है उसके अंदर 2+2 के रूप में पाया जाता है, यानी इनकी निचले जबड़े के अंदर कुल संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है, 2+2 के रूप में। और कुल जो संख्या होती है दोनों जबड़ों के अंदर इनकी कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। मित्रों, सबसे आगे के दांत होते हैं, जबड़े के अंदर जो उपस्थित सबसे आगे के जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? इंसाइजर होते हैं। धारदार युक्त और चपटे होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं इनका जो प्रमुख कार्य जो होता है, इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है तोड़ना या फिर काटना। भोजन को तोड़ना या फिर काटना इसका प्रमुख कार्य होता है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है भोजन को तोड़ना या फिर काटना। क्या होता है? भोजन को तोड़ना या फिर काटना। मित्रों, अपन बात करते हैं ये 6 माह की उम्र में, 6 माह की उम्र में निकलना शुरू हो जाते हैं। 6 माह की उम्र में निकलना शुरू हो जाते हैं। कितने माह की उम्र में? 6 माह की उम्र में निकलना शुरू हो जाते हैं। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मित्रों, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट जरूर लिखें और मित्रों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, हम पढ़ रहे हैं इंसाइजर दांत 6 माह की उम्र में निकलना क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं।
इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है साथियों भोजन को तोड़ना या फिर काटना। और मित्रों इनकी जो कुल संख्या होती है वो 8 होती है। नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसमें साथियों इसकी संख्या 4 होती है, 2 + 2 के सेट में। और ऊपरी जो जबड़ा होता है उसके अंदर भी साथियों इनकी संख्या 4 होती है, 2 + 2 के सेट में। और कुल जो संख्या होती है इसकी वो क्या होती है मित्रों, 8 होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं साथियों दूसरे जो दांत होते हैं वो होते हैं कैनाइन। कौन से दांत होते हैं, कैनाइन दांत होते हैं। और इस कैनाइन दांत को कहा जाता है साथियों रदनक दांत। क्या कहा जाता है, रदनक दांत कहा जाता है। इनकी जो कुल संख्या होती है वो कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। ऊपरी जो जबड़ा होता है उसके अंदर 1 + 1 के सेट में पाई जाती है, यानी कुल संख्या ऊपरी जबड़े में 2 होती है। निचला जो जबड़ा होता है उसमें भी साथियों 1 + 1 के सेट में पाई जाती है, यानी इनकी संख्या नीचे वाले जबड़े में भी 2 होती है। और जो इनकी कुल संख्या दोनों जबड़ों में होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। मित्रों ये नुकीलापन लिए हुए होते हैं। कैसे होते हैं, नुकीलापन लिए होते हैं। और जो मांसाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी जो जीव होते हैं, मांसाहारी जीवों के अंदर सर्वाधिक जो विकसित दांत पाए जाते हैं, सर्वाधिक विकसित जो दांत पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं मित्रों, रदनक या फिर कैनाइन दांत होते हैं। कैनाइन दांत होते हैं। इनका जो प्रमुख कार्य होता है, इसका प्रमुख जो कार्य होता है वो होता है साथियों चीरना और फाड़ना। चीरना और फाड़ना, यानी मांसाहारी जो जीव होते हैं इनमें ये जो दांत होते हैं ये सर्वाधिक विकसित दांत होते हैं। कौन से मित्रों, कैनाइन दांत। और इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो भोजन को चीरना और फाड़ना होता है। कुल संख्या जो होती है दोनों जबड़ों में इसकी 4 होती है। ऊपरी जो जबड़ा होता है 1 + 1 के सेट में पाया जाता है। और मित्रों नुकीलापन लिए होते हैं। इसकी जो प्रकृति कैसी होती है, कैनाइन दांतों की नुकीलापन लिए होते हैं। और निचला जो जबड़ा होता है उसके अंदर भी कितने दांत पाए जाते हैं, 2 दांत पाए जाते हैं। कौन से मित्रों, कैनाइन दांत। अब अपन बात करते हैं मित्रों आगे अब अपन बात करते हैं आगे प्रीमोलर दांतों की। प्रीमोलर दांतों की बात करते हैं अपन। तो तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा है, प्रीमोलर दांत। एक बार आप क्या कर सकते हैं मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद अपन तीसरा जो प्रकार पढ़ेंगे वो प्रीमोलर दांत पढ़ेंगे। अपन देखते हैं साथियों तीसरा जो प्रकार है दांतों का वो कौन सा है, प्रीमोलर टीथ, यानी अग्रचयवर्णक दांत। अग्रचयवर्णक दांत। एक बात और याद रखना, कैनाइन जो दांत होते हैं, कैनाइन दांत जो होते हैं वो 16 से 20 माह की उम्र में निकलना शुरू हो जाते हैं। 16 से 20 माह की उम्र में निकलना शुरू हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं साथियों प्रीमोलर दांतों की। कौन से दांतों की, प्रीमोलर दांतों की बात करते हैं। अपन बात करते हैं साथियों प्रीमोलर या फिर अग्रचयवर्णक दांत। अग्रचयवर्णक दांत। मित्रों इनकी जो कुल संख्या होती है कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। ऊपरी जो जबड़ा होता है इसके अंदर साथियों 2 + 2 के सेट में पाई जाती है, यानी कुल संख्या 4 होती है। निचला जो जबड़ा होता है इसके अंदर भी 2 + 2 के सेट में पाया जाता है, यानी कुल संख्या इसकी 4 होती है। और मित्रों अपन बात करते हैं दोनों जबड़ों में इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। इसका प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है साथियों चबाने का। क्या होता है, चबाने का होता है। और मित्रों ये 10 से 11 वर्ष की उम्र के बाद 10 से 11 वर्ष की उम्र में निकलना शुरू हो जाते हैं। कितनी उम्र में, 10 से 11 वर्ष में निकलना शुरू हो जाते हैं। इसका प्रमुख कार्य होता है चबाना। और इसकी जो कुल संख्या होती है वो होती है 8। इसका प्रमुख कार्य होता है चबाना। क्या होता है, चबाना। और 10 से 11 वर्ष में निकलना शुरू हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि 10 से 11 वर्ष में पूर्ण विकसित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मित्रों, 10 से 11 वर्ष में पूर्ण विकसित हो जाते हैं। पूर्ण विकसित हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं जो चौथा जो प्रकार आता है
चौथा जो प्रकार आता है दांतों का वो कौन सा होता है? वो होता है साथियों मोलर यानी चयवर्णक दांत। कौन सा होता है? मोलर यानी चयवर्णक दांत होता है। मोलर दांत मित्रों इनकी जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? कुल जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। निचला जो जबड़ा होता है उसके अंदर 3+3 के सेट में पाए जाते हैं, यानी कुल जो संख्या होती है 6 हो जाती है। ऊपरी जो जबड़ा होता है, ऊपरी जो जबड़ा होता है इसके अंदर भी 3+3 के सेट में पाए जाते हैं, यानी कुल संख्या निचले ऊपरी जबड़े में भी 6 होती है। इस प्रकार से मुंह के अंदर जो मोलर दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी हो जाती है? कुल 12 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है। और मित्रों इसका जो प्रमुख कार्य होते हैं, इसका जो प्रमुख कार्य जो होता है वो भी क्या होता है साथियों? चबाना होता है। प्रमुख कार्य क्या होता है? चबाना होता है। क्या होता है? प्रमुख कार्य चबाना होता है। अब मित्रों यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन कुछ कीज पॉइंट पढ़ते हैं इनके, अपन बात करते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब देखते हैं अपन क्या देखते हैं मित्रों, जो दांत होते हैं इनका कुछ रूपांतरण होते हैं। और जैसे कि हाथी के जो लंबे दांत हमें दिखाई देते हैं बाहर की तरफ निकले हुए, वो कौन से दांत होते हैं? इंसाइजर दांत होते हैं। हाथी के बाहर निकले हुए दांत वो कौन से दांत होते हैं? इंसाइजर दांत होते हैं। इंसाइजर दांत होते हैं, याद रखना है, यानी कृंतक दांत होते हैं। इसके बाद अपन बात करें चूहा जो होता है, इंसाइजर दांतों की लंबाई कम करने के लिए इन्हें कुतरता रहता है। कुतरता रहता है, यानी जो चूहे के जो दांत होते हैं इंसाइजर दांत, उनकी लंबाई साथियों बढ़ती रहती है। क्या होती है? बढ़ती रहती है। और उस लंबाई को नियंत्रित करने के लिए जो चूहा होता है उस लंबाई को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक वस्तु को उसके अंदर कुतरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कुतरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब मित्रों एक नाम सुना है आपने, अक्कलदाढ़। अक्कलदाढ़ या बुद्धिमता की दाढ़, बुद्धिमता दाढ़, जिसे अपन कहते हैं विजडम टीथ। क्या कहते हैं? विजडम टीथ। अक्कलदाढ़ या फिर बुद्धिमता की दाढ़, या जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विजडम टीथ कहा जाता है। ये क्या होते हैं मित्रों? ये अंतिम चयवर्णक दांत होते हैं। अंतिम चयवर्णक दांत होते हैं। याद रखना है कौन से दांत होते हैं? अंतिम चयवर्णक दांत होते हैं। और 18 वर्ष की उम्र के बाद निकलना शुरू होते हैं। 18 वर्ष की उम्र के बाद निकलना शुरू होते हैं। हमें याद रखना है कि अक्कलदाढ़ या फिर बुद्धिमता की दाढ़, जिसे अपन कहते हैं विजडम टीथ, ये अंतिम चयवर्णक दांत होते हैं। और मित्रों 18 वर्ष की उम्र के बाद निकलना शुरू होते हैं। मित्रों कुछ दांत ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन काल में एक बार आते हैं, यानी एक बार आने वाले दांत, जिसे क्या कहा जाता है? मोनोफिकोडोंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोफिकोडोंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? मोनोफिकोडोंट कहा जाता है। और मित्रों ये कौन कौन से दांत होते हैं? ये कुछ तो होते हैं साथियों प्रीमोलर दांत। क्या होते हैं? प्रीमोलर दांत, जिसे अग्र चयवर्णक कहा जाता है। वह कुछ होते हैं साथियों कौन से? मोलर दांत। कौन से? मोलर दांत। और मोलर दांत के अंदर कौन से आ जाते हैं साथियों? ये विजडम टीथ आ जाती है। यदि कोई पूछे पूरे जीवन काल के दौरान एक बार जो दांत आते हैं उसमें मोलर प्रीमोलर दांत यानी अग्र चयवर्णक दांत जो होते हैं वो पूरे जीवन काल के दौरान एक बार आते हैं। और मित्रों कुछ मोलर दांत होते हैं, यानी चयवर्णक दांत होते हैं कुछ, जो चयवर्णक दांत में से कौन कौन से आते हैं साथियों? बुद्धिमता की दाढ़ यानी अंतिम जो चयवर्णक दांत होते हैं वो किस में आ जाते हैं? एक बार आने वाले दांतों के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद याद रखना है कि
कुछ दांत जो होते हैं वो नुकीलापन लिए होते हैं। नुकीलापन लिए हुए जो दांत होते हैं साथियों, उनको कहा जाता है बूनोडोंट, यानी नुकीलापन लिए हुए दांतों को क्या कहा जाता है? बूनोडोंट कहा जाता है। बूनोडोंट कहा जाता है। यह बात हमें याद रखनी है। अब साथियों, कई बार दंत सूत्र से हमें क्वेश्चन याद करने में सहायता मिलती है। तो जो दंत सूत्र होता है उसको याद करने का जो तरीका है वो इस प्रकार है। वयस्क दंत सूत्र जो होता है, वयस्क दंत सूत्र 2123/2123 गुणा 2, ये याद रखना है और क्रम वाइज याद रखना है। यहां पर ये इंसाइजर, ये केनाइन, ये प्रीमोलर और ये साथी होता है मोलर। इसी प्रकार ये इंसाइजर, ये केनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर। मित्रों, ऊपर का जो जबड़ा होता है उसके अंदर इंसाइजर दांत होते हैं, एक साइड 2 और 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 हो जाएंगे साथियों, ऊपर के जबड़े के अंदर जो इंसाइजर दांत होते हैं वो। मित्रों, इसी प्रकार एक साइड इंसाइजर दांत नीचे के जबड़े में 2 होते हैं और 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 हो जाएंगे, यानी ऊपर के जबड़े में 4 पाए जाते हैं और नीचे के जबड़े में भी 4 पाए जाते हैं। कुल संख्या इनकी कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। इस प्रकार से हमें याद करना है। और जो बच्चों के अंदर दंत सूत्र पाया जाता है वो कौन सा होता है मित्रों? वो होता है, बच्चों में जो दंत सूत्र होता है वो होता है 2102/2102 गुणा 2। इसी प्रकार इंसाइजर दांत, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। बच्चों के अंदर जो प्रीमोलर दांत होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। कौन से दांत? बच्चों में प्रीमोलर जो दांत होते हैं, प्रीमोलर दांत अनुपस्थित होते हैं। याद रखना है, अनुपस्थित होते हैं। और मित्रों, इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है? बच्चों के अंदर 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। केनाइन दांतों की भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और मोलर जो दांत होते हैं मित्रों वो कितने होते हैं? 4 और 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। यानी इस प्रकार इनमें कुल दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। हमें ये याद रखनी है। बच्चों के अंदर प्रीमोलर दांत होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं और बच्चों के अंदर जो दांत होते हैं वो कुल कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। यानी केनाइन इंसाइजर दांत जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। और केनाइन दांत होते हैं वो भी कितने होते हैं मित्रों? कितने होते हैं? 4 होते हैं। 8 और 4 कितने हो जाते हैं? 12। प्रीमोलर दांत अनुपस्थित होते हैं 12। और ये कितने होते हैं? मोलर दांत। मोलर दांत याद रखना, मोलर दांत बच्चों में कितने पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। ये 8 और ये 4 12। प्रीमोलर अनुपस्थित हो, ये 8 होते हैं। 8 4 12 और 8 कितने हो जाते हैं? 20 हो जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 हो जाती है। और मित्रों, जीवन में सबसे पहले जो दांत आते हैं, सबसे पहले जो दांत आते हैं वो कौन से आते हैं? इंसाइजर दांत आते हैं। याद रखना है हमें, इंसाइजर दांत आते हैं। जीवन में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? इंसाइजर दांत आते हैं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर सबको अच्छा लगा है, कंटेंट सबको पसंद आया है। मित्रों, एक बार ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। कमेंट बॉक्स के अंदर आज के कंटेंट में आपको जो भी कमी महसूस हुई है, जो भी कमी आपको नजर आई है, उसको एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे तक पहुंचाना। और मित्रों, हो सकता है आगे वाले वीडियो के अंदर मैं वो आपकी जो कमी है वो दूर कर दूं। एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना वीडियो को और वीडियो को लास्ट तक देखना। पता नहीं इस बोर्ड पे लिखी हुई, इस मार्कर द्वारा लिखी हुई कोई भी बात आपके जीवन को बदल दे मित्रों। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर सबको पसंद आया है। मित्रों, कल फिर मिलते हैं। इसी वीडियो को आगे अपन बढ़ाएंगे और पाचन तंत्र को कंप्लीट करेंगे। 1-2 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में अपन अगला तंत्र पढ़ेंगे। तो मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।